मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने आप को गैलेक्टिक और मल्टीवर्सल लेवल तक प्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी कमी थी तो एक बेयरबोन मार्शल आर्ट अप्रोच की, जिसे शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स ने बड़े ही शानदार तरीके से पूरा किया है, जिसमें इसके एक्शन, एशियन कल्चर और मार्शल आर्ट को ट्रिब्यूट और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स ने दुनिया भर के ऑडियंस को इस नए MCU कैरेक्टर का फैन बना दिया। और आज वक्त है इसी मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी फैक्ट, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इस मूवी के आने से पहले कौन कौन सी शैंग-ची की मूवी थी जो कभी बनी नहीं पाई। शैंग-ची की मूवी के लिए सिमू लियू ने कौन कौन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, कैसे कैसे शूट किया गया था इस मूवी के कुछ बेहतरीन सीन्स को, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस और आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शैंग-ची ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक का कैरेक्टर है, जो हमें पहली बार स्पेशल मार्वल एडिशन के इशू नंबर 15 में दिखा था, और ये पब्लिश हुई थी 1973 में, क्रिएटेड बाय कॉमिक बुक राइटर स्टीव एंगलहार्ट एंड आर्टिस्ट जिम स्टारलिन। और भले ही 2021 पहली बार हो जब शैंग-ची में बड़े पर्दे पर दिखा हो, लेकिन उसके लाइव एक्शन अपीयरेंस की शुरुआत बहुत पहले से हो रही है, जहां पर 1980 के दौरान मार्वल प्रोडक्शंस और स्टैन ली मिलकर शैंग-ची की एक लाइव एक्शन टेलीविजन या मूवी सीरीज को लाने वाले थे, जिसमें ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली को एज शैंग-ची कास्ट किया जाता, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर 2001 में स्टीफन नॉरिंगटन द हैंड्स ऑफ शैंग-ची नाम की मूवी पर काम कर रहे थे, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके बाद 2003 में फेमस चाइनीज मार्शल आर्ट डायरेक्टर युएन वो पिंग को शैंग-ची की मूवी को लिखने और डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया था, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर ये मूवी नहीं बन पाई, और 2005 में मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत के साथ इस मूवी को मार्वल के फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि शैंग-ची को 2012 की एवेंजर्स की पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर टीज करने का भी प्लान किया गया था, लेकिन चाइनीज ऑडियंस के सामने किसी भी प्रकार का रिस्क न लेने के लिए यहाँ पर इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया था। ऑफ कोर्स सिमू लियू ने शैंग-ची के फिजिकल, इमोशनल और चार्मिंग परफॉर्मेंस से दुनिया भर के मार्वल फैंस का दिल जीत लिया है, लेकिन शैंग-ची के रोल के कंटेंडर वो अकेले नहीं थे, और कई सारे एशियन और पार्ट एशियन एक्टर्स को इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें शामिल थे स्टीवन युएन, माइक मू और रॉस बटलर जैसे एक्टर्स, लेकिन यहाँ पर ये चांस सिमी लियू को मिला था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सिमी लियू ने इस मूवी से पहले कुछ टीवी शोज और बहुत ही कम मूवीज में साइड कैरेक्टर्स और एक्स्ट्रास का ही रोल प्ले किया था, और ये बेसिकली उनकी पहली फुल फ्लेज्ड लीड रोल वाली मूवी बनी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने 2018 में मार्वल को एक रोल के लिए ट्वीट किया था, और 2019 में इस रोल के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को थैंक यू के साथ रीट्वीट किया। वहीं पर अगर बात करें वेन वू यानी शैंग-ची के पिता द मैंडरिन के बारे में, तो यहाँ पर टोनी लियंग से पहले डॉनी येन को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर टोनी लियंग को कास्ट किया गया। और हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये बात न जानते हो कि ये टोनी लियंग की सबसे पहली अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग मूवी भी है। जैसा कि मार्वल कॉमिक के अंदर शैंग-ची बेसिकली मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, इसका रोल प्ले करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन लकीली एक्टर सिमू लियू इस मूवी के पहले से ही ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और विंग चुन में बहुत ज्यादा माहिर थे, लेकिन ऑब्वियसली इतना ही काफी नहीं था, और इस मूवी के लिए उन्होंने ताई ची, वुशु, मोए थाई, पेंचेक सिलात, कारुमागा, जिजुत्सु, बॉक्सिंग और स्ट्रीट फाइटिंग भी सीखी, और उनकी सारी की सारी मेहनत मूवी में बेसिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखी। इस मूवी के कई सारे ऑसम और बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंसेस के लिए मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल कटर ने एशियन सिनेमा के कई सारे बेहतरीन मूवी से इंस्पिरेशन भी लिया है, जिसमें वेन वू और उसकी वाइफ का फाइट सीक्वेंस एक्चुअली बेस्ड था क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की कई सारे ऑसम सीक्वेंसेस पर। वहीं पर शैंग-ची के कई सारे फाइटिंग सीक्वेंसेस का इंस्पिरेशन जैकी चैन की फिल्म्स और उनके कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस से लिया गया था। वहीं पर फाइनल सीन में वेन वू और शैंग-ची के कई सारे फाइट सीक्वेंसेस को सुपरहिट जापानीज एनिमे ड्रैगन बॉल जी पर भी मॉडल किया गया था, स्पेशली शैंग-ची का 10 रिंग्स का पावर बॉल वाला सीक्वेंस, जो बेसिकली DBZ की कामिहामेहा से इंस्पायर्ड था। अब इतने सारे बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंसेस होने के बावजूद भी एक और बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस भी था जो फाइनल मूवी का हिस्सा नहीं बन पाया,
डस्टिन डैनियल क्रेटन के हिसाब से ये बहुत ही स्पेशल सीन होने वाला था, जिसके लिए अमेजिंग सेट भी डिजाइन किया गया था और इस सीन को ना इंक्लूड करना उन्हें बहुत ज्यादा खला। लेकिन वो इस बात के लिए भी होपफुल हैं कि शायद वो इसके आने वाले सीक्वल में इस सीन को जरूर इनकॉर्पोरेट कर पाएं। वहीं पर अगर बात करें इसके आइकॉनिक बस सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस में इसका इनिशियल स्लो मोशन सीक्वेंस एक्चुअली 250 फ्रेम्स पर सेकंड पर फैंटम कैमरा से शूट किया गया था और पूरे के पूरे फाइट सीक्वेंस को 48 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से शूट किया गया था और फाइनल मूवी के अंदर इसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट किया गया और यही रीजन है कि ये पूरा का पूरा इंटायर सीक्वेंस इतना ज्यादा फास्ट पेस लग पाया। वहीं पर इस फाइट सीक्वेंस के दौरान ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर शैंग-ची को एंटमैन से भी हेल्प मिलती, जहाँ पर एक्चुअली इस फिल्म की शुरुआत में प्रोड्यूसर्स ने इस बात को पिच किया था कि जैसा कि स्कॉटलैंड का एंटमैन भी सैन फ्रांसिस्को में ही रहता है, उसका भी एक कैमियो इस मूवी के अंदर होना चाहिए। पर मूवी की मेन कहानी और उसके फोकस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया। इस मूवी को सबसे खास और सबसे यूनिक मार्वल मूवी बनाया इसकी प्रोडक्शन डिजाइन ने, जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट्स का तो इस्तेमाल किया गया ही है, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स और इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जहां पर इस मूवी की मेजर शूटिंग एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के 20th सेंचुरी स्टूडियोज में हुई है, जहां पर थॉर रैग्नारॉक और आने वाली थॉर लव एंड थंडर की भी शूटिंग हो रही है। वैसे इस मूवी का सबसे पहला एपिक सीक्वेंस यानी बस सीक्वेंस प्रैक्टिकली फिल्माया गया था, जिसमें एक बस के मॉडल को 6 एक्सिस गिम्बल पर बेस किया गया था और इसके एक्सटीरियर शॉट्स को लाइव एक्शन के साथ डिजिटली कंपोजिट भी किया गया था और कई जगहों पर आउटर 3D एनवायरनमेंट भी बनाए गए थे। वहीं पर शैंग-ची का बिल्डिंग वाला सीक्वेंस एक्चुअली एक प्रैक्टिकल सेट पर बेस किया गया था, जो लगभग 45 डिग्री से 90 डिग्री तक टिल्ट हो सकता था। वहीं पर वेनवू और उसकी वाइफ के फाइट सीक्वेंस के लिए एक खास तरह का एनवायरनमेंट भी डिजाइन किया गया था और फाइनली तालो के गाँव के लिए भी पूरा का पूरा गाँव, उसके अंदर के घर और उसके अंदर के छोटी से छोटी डिटेल्स को भी पूरी तरह से बनाया गया था। वहीं पर अगर बात किया जाए विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर 16 विजुअल इफेक्ट वेंडर्स ने एक साथ मिलकर काम किया था, जिसमें उन्होंने 2000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स बनाए और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1700 विजुअल इफेक्ट शॉट्स को ही फाइनल मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया और इसमें सबसे ज्यादा 168 शॉट्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बस वाले सीन में ही हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर कई सारे मैजिकल और मिथिकल क्रीचर्स को विजुअल इफेक्ट्स की मदद से ही बनाया गया था। लेकिन जो सबसे ऑसम मैजिकल क्रीचर था वो था ट्रेवर का द मॉरिस। इसे मूवी में इंक्लूड करने की डस्टिन डैनियल क्रेटन और डेव कैलाहैम को कोई भी उम्मीद नहीं थी और उन्हें लगा था कि केविन फाइगी इसे रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक शर्त लगाई थी कि अगर ये कैरेक्टर मूवी के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो डेव कैलाहैम इसका टैटू बनवाएंगे। ऑफ कोर्स केविन फाइगी ने इस कैरेक्टर को मूवी में इंक्लूड करने के लिए हाँ कर दिया और डेव कैलाहैम जल्द ही इसका टैटू भी बनवाने वाले हैं। बाय द वे इस कैरेक्टर को डस्टिन डैनियल क्रेटन के 15 साल के विनर के ऊपर मॉडल किया गया था और बिहाइंड द सीन इसके एक खुशी ग्रीन पपेट का इस्तेमाल किया जाता था। केटी के रूप में एक्वाफिना इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक रिलीफ साबित हुई और केटी का लास्ट का आर्चरी वाला सीक्वेंस मूवी का एक बहुत ही मेमोरेबल हिस्सा बना। इसी सीक्वेंस को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक्वाफिना ने एक्चुअली आर्चरी के कई सारे लेसन्स दिए थे, जिसने उन्हें क्लाइमेक्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया। शैंग-ची और उसके फैमिली के रिलेशनशिप के बीच में एक और डायनामिक साबित हुई शैंग-ची की बहन जू जियालिंग। लेकिन असलियत में इनिशियल प्लान बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला था, जहाँ पर एक्चुअली शैंग-ची की एक बहन नहीं बल्कि एक भाई होता और वो बेसिकली एक मॉन्स्टर में भी बदल सकता था। लेकिन इस आइडिया को मूवी के अर्ली डेवलपमेंट में ही चेंज कर दिया गया। वैसे कॉमिक बुक के अंदर शैंग-ची के कई सारे सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर ज़ेंग बाओ यू मूवी के जू जियालिंग से बहुत ज्यादा सिमिलर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मिशेल यो को शैंग-ची के आंट के रूप में तो जरूर ही नोटिस किया होगा, लेकिन डाई हार्ड मार्वल फैंस ये बात जानते हैं कि ये मिशेल यो का दूसरा कैरेक्टर है जो उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्ले किया है और वो इससे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में अलेटा ओगार्ड के रूप में भी दिख चुकी हैं। प्रॉब्ली ये कैरेक्टर हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिलेगा। तब देखते हैं कि एमसीयू इसका क्या एक्सप्लेनेशन देता है। हम सब जानते हैं कि मार्वल अपने प्लॉट डिटेल्स को कितना ज्यादा सीक्रेटिव रखता है, इतना कि स्टार्स को भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। यही कारण है कि इस मूवी के मेन लीड्स यानी सिमी लियू और एक्वाफिना को पोस्ट क्रेडिट सीन्स के शूटिंग के बारे में मूवी के लास्ट तक नहीं बताई गई थी, जिनमें ऑफ कोर्स बहुत सारे स्पॉयलर्स थे।
इंक्लूडिंग स्मार्ट हल्क का नॉर्मल ब्रूस बैरल में बदल जाना। अब चलिए बात करते हैं इस ऑसम एमसीयू मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी को 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड 2 दिसंबर 2021 तक 432 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं, जो एक नए कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा खासा नंबर है। और 12 नवंबर 2021 को ऑनलाइन रिलीज होने के बाद इस मूवी को डिज्नी प्लस पर यूएस के 1.7 हाउस होल्ड्स ने देखा और नीलसन कॉर्पोरेशन के हिसाब से ये मूवी सेकंड मोस्ट स्ट्रीम मूवी साबित हुई और अपने पहले हफ्ते में इस मूवी ने 1 बिलियन मिनट्स ऑनलाइन वॉच में जनरेट किए। बात करें वहीं पर क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो इस मूवी को फेयरली बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला, जहां पर पीपल्स चॉइस अवार्ड में इसे एक्शन मूवी ऑफ 2021 मिला और सिमी लियू को एक्शन मूवी स्टार ऑफ 2021 मिला। साथ ही साथ अनफॉरगेटेबल गाला एशियन अमेरिकन अवार्ड्स में इसे ब्रेकआउट एक्टर ऑन फिल्म सिमी लियू को मिला और यही अवार्ड डायरेक्टर के लिए डस्टिन डैनियल क्रेटन को मिला और अब भी बहुत सारे अवार्ड्स बाकी हैं जो उसे इस साल मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यही क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस ही काफी है जिसने इस मूवी की सीक्वल को हरी झंडी दे दी है और इसकी सीक्वल डेवलपमेंट में चालू हो चुकी है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द शैंग-ची मूवी फैक्ट्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक जेन्युइन कुंफू मूवी को देखने का ये मेरा एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था और मैं जल्द ही शैंग-ची को मार्वल के दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखना जरूर चाहूंगा। बाय द वे मैंने शैंग-ची के मार्वल कॉमिक्स के फैक्ट्स की वीडियो सेपरेट बनाई है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।